हेलो बच्चों, नमस्कार। हाउ आर डियर्स? आई थिंक यू आर वेरी वेल। क्लास 10 and today we will start your new topic, unseen passage. Dear students, unseen passage is known as comprehension passage. आपको क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश दो आते हैं, एक 7 का और दूसरा भी 7, 14 नंबर के आते हैं टोटल। इसके अलावा सीन पैसेज मीन्स you will get 2 passage from your textbook. आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से आपको 2 पैसेज और मिलेंगे, 2 गद्यांश और मिलेंगे। वो 4-4 अंकों के होते हैं। तो हम यहाँ दोनों ही प्रकार के गद्यांशों का अध्ययन करेंगे, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, comprehension passage and the passage from your textbook. Okay dears, because the rules of unseen passage and seen passage are the same. सीन और अनसीन दोनों ही पैसेज गद्यांशों के नियम एक जैसे हैं, समान हैं, इसलिए हम उनका अध्ययन यहाँ एक साथ ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में आता है 22 अंकों का। बहुत बड़ा हिस्सा रखता है ये टॉपिक। आपके सिलेबस में अंकों के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। 22 अंक बहुत होते हैं आपके। अब तक हम बात करते हैं तो ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका नंबर 1 शॉर्ट ग्रामर, नरेशन, वॉइस, क्लॉज, मॉडल, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 15 नंबर का ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। 14 नंबर का दूसरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें नंबर 1 आता है आपका लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये 5 अंकों का आता है, और 9 अंकों का आता है आपको पैराग्राफ राइटिंग। इस प्रकार से आपके पास 15 प्लस 14 29 अंकों का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, और 22 अंकों का ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 51 मार्क्स आपको यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों में। ओके डियर्स, चलिए प्रारंभ करते हैं। अनसीन पैसेज। किसी गद्यांश को हल करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। We should remember the following points while
सॉल्विंग ए पैसेज। वी शुड रिमेंबर, हमें ध्यान रखना चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदु, वाइल सॉल्विंग, हल करते समय, ए पैसेज माने किसी गद्यांश को। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखनी चाहिए? Dear students, the students who belong to Hindi medium should copy the sentence in Hindi and they can copy the sentence also in English. But especially the students who belong to English medium who have to copy the sentence only in English, not in Hindi. Okay dears, चलिए, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले तो हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और तेजी से पढ़ना चाहिए। गति तेज इसलिए रखनी चाहिए कि हमारे पास भी है लिमिटेड टाइम, हमारे पास गद्यांश के प्रश्नों को या प्रश्न पत्र को हल करने का एक सीमित समय होता है। दूसरी, हम यदि बात करते हैं तो आपको तेजी से पढ़ने के साथ साथ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों का आंसर भी देना है। ओके डियर्स, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसी के बारे में लिखेंगे। नीचे आप डैश लगा के प्रारंभ कर सकते हो, डैश लगाइए और आप पॉइंट्स को लिखिए। सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, the passage should be read attentively and rapidly. सेकेंड, गद्यांश को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ प्रमुख शब्दों को अंडरलाइन भी करना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करें। Underline the main points while reading the passage। गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य शब्दों को क्या करें? अंडरलाइन करें। चलिए अगला को लगाइए। प्रश्नों का उत्तर
उसी टेंस में लिखें जिस टेंस में प्रश्न दिया हुआ है। कहने का मतलब मीन्स टू से डियर स्टूडेंट्स, you have to answer the questions only in the tense the questions are given, in the tense the questions have been constructed। मीन्स टू से प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रश्न आपका पास्ट टेंस में है तो आंसर का स्ट्रक्चर भी किस में बनाना है, आपको पास्ट टेंस में ही बनाना है। यदि प्रश्न आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपको उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। यदि मान के चलिए आपका फ्यूचर टेंस में है तो आप उसे फ्यूचर टेंस में ही बनाएं। यदि फ्यूचर टेंस में है तो आप उसे प्रेजेंट में भी बना सकते हो। ओके डियर्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट आल्सो इन इंग्लिश। Answer the questions in the tense in which the question is given, जिसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नों से कुछ हिस्सा लेकर, प्रश्नों से कुछ हिस्सा लेकर आंसर्स का प्लेटफॉर्म तैयार करें। प्रिपेयर answers platform taking some part from questions। ओके डियर्स, कुछ हिस्सा लेकर के, यानी कि आपको प्रश्न दिया हुआ है, उसी प्रश्न में से कुछ हिस्सा लें और आप उसका क्या तैयार करें, एक आधार तैयार करें। कैसे हिस्सा लेते हैं, प्रश्नों से WH और जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और कर्ता से प्रारंभ करते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। साथ साथ ही थोड़ा सा अटेंटिवली आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान देकर पढ़िए, सीरियस होकर के पढ़िए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न से लिखिए WH हाउ शब्द को प्रश्न से
WH/हाउस शब्द को हटा देते हैं वह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ETC से आंसर प्रारंभ करते हैं। आंसर प्रारंभ करते हैं कहने का मतलब प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न में WH/हाउस शब्द को तो हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। प्रश्न में कर्ता दिया हुआ है, उस कर्ता को हम सबसे पहले लिखेंगे। ये वो है जो आपको प्रश्न से कुछ हिस्सा लेकर के आंसर का आधार लिखना है। सबसे पहले प्रश्न में सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप इसको लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसको लिखोगे। मेन वर्ब दी हुई है, उसको लिखोगे। ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसे लिखोगे, ETC उसे लिखोगे। अब बात करते हैं सर इनमें से कुछ नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखोगे। मान के चलिए कोई साइकिल दी हुई नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। मान के चलिए कोई मुक्रिया दी हुई नहीं है तो आप उसे नहीं लिखोगे। मान के चलिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं, उसको नहीं लिखोगे, बाकी सबको लिखोगे। ओके डियर्स, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। पहले रिमूव WH और हाउ वर्ड from the question and begin the answer with subject plus HV plus NV plus object plus ETC। अगला है यदि प्रश्न में सेकंड पर्सन का सर्वनाम दिया हुआ है, यदि प्रश्न में सेकंड पर्सन का सर्वनाम है तो इसे फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। तो इसे फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। मीन्स टू से देखिए यहाँ ये कह रहा है कि कर्ता लिखो, फिर साइकिल लिखो, फिर मुक्रिया लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। कर्ता के स्थान पर मान लीजिए आपको सेकंड पर्सन यू आ जाता है, ओके, या फिर मान के चले कर्म के स्थान पर यू आ जाता है, या सेंटेंस में कहीं भी यू आ जाता है, तो आप उसको कैसे बदलोगे, माई में, या कैसे बदलोगे, आवर में। यू करता आता आई में, अभी में चेंज करोगे। ओके डियर्स, यदि प्रश्न में सेकंड पर्सन का सर्वनाम है, इफ देयर इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन in the question, then change it into the first person pronoun। ओके डियर्स, और कोई चेंज नहीं करेंगे। मान के चलिए उसमें कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, देन वी विल नॉट चेंज एनी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके यस, इसमें आपको सेकंड पर्सन आता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो उसको आप बताओगे, उसको आप लिखोगे।
यानी कि यू को किसमें चेंज करोगे, आई में, अभी में हम ये कर रहे हैं, अब मैं ये कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट। यदि प्रश्न में यदि ये बहुत ही शानदार रूल्स हैं आपके, जो आपको ये सहायता करेंगे कि हाउ शुड वी आंसर द क्वेश्चंस इन द पैसेज एंड इन आवर टेक्स्ट बुक। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनका भी हमें, और पैसेज में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें किस तरीके से जवाब देना है। होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बच्चे पैसेज में से इस प्रकार से प्रश्न का आंसर लिखते हैं, जैसे कि प्रश्न देख लिया, उसमें से एक दो मीनिंग नजर पड़ गई, उन्हीं मीनिंग्स को वो सीधा कहाँ देख लेते हैं, पैसेज में, और वहीं से उतार देते हैं। हालांकि वो आंसर सही भी होता है, लेकिन नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, अब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा वहां चेंज ये है कि कभी कभी हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है पैसेज में से हम उसी हिस्से को उतार पाते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है, और आंसर उसका रह जाता है। तो फिर लिखा क्या है, कुछ नहीं, ऐसा समझिए जैसे कि आपने प्रश्न ही लिखा है, यानी कि आपने अभी प्रश्न से आंसर का प्लेटफॉर्म बना लिया, तो फिर प्रश्न से कुछ हिस्सा लेकर के हमने शुरुआत कर दी है। अब आगे चल कर नींव तैयार कर दी, ऊपर आप कितना बिल्डिंग बना लीजिए, आगे चल करके हम पैसेज में देखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ओके, चलते हैं यार। नेक्स्ट, यदि प्रश्न में डू, डज, डिड सहायक क्रिया है, तो इसे आंसर के प्लेटफॉर्म में, यानी कि आधार में नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्न में सहायक क्रिया दे रखी है डू, डज, डिड, तो इसे हम कहां नहीं लिखते हैं, आंसर के प्लेटफॉर्म में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी शुड रिमेंबर present indefinite tense and past indefinite tense. In these tenses, in affirmative sentence, we never use do, does and did. If the sentence is interrogative or negative, then in both of the tense we use do, does and did हेल्पिंग वर्ब्स। प्रश्न में डू, डज, डिड सहायक क्रिया आएंगी क्योंकि प्रश्नवाचक में इनका प्रयोग होता है, जबकि उत्तर में हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम इन्हें नहीं लिखते हैं। यदि उत्तर आपका नेगेटिव है, तो फिर आप इनको किस में जवाब देंगे, नकारात्मक में, फिर वहां आप डू, डज, नॉट लिखोगे। ओके, यदि प्रश्न में डू, डज, डिड सहायक क्रिया है तो इसे आंसर के प्लेटफॉर्म में नहीं लिखते हैं। इफ देयर इज डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब in the question, then we do not write it
then we do not write it in answers platform. ओके डियर्स, यहां ये बात बताई गई है कि उत्तर का जब आधार तैयार कर रहे हैं उसमें नहीं लिखेंगे। प्रश्न में यदि आपका आंसर यदि नेगेटिव है तो आप उसमें लिख दोगे, लेकिन हम क्या तैयार कर रहे हैं, प्रश्न का आधार तैयार कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम इसे बिल्कुल लिखेंगे नहीं। मीन्स टू से वी विल नॉट राइट डू, डज एंड डिड हेल्पिंग वर्ब इन द answers platform if in the question these helping verbs are given। यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट, फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ईटीसी। सब्जेक्ट आप लिखोगे लेकिन सब्जेक्ट में कहीं भी आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, देन वी चेंज इट इनटू द फर्स्ट पर्सन। बट हेल्पिंग वर्ब जो भी दी हुई है आप इसे कर्ता के बाद लिखोगे, कोई भी सहायक क्रिया दी हुई है, केवल इन सहायक क्रियाओं को छोड़ करके। ये सहायक क्रियाएं दी हुई आती हैं तो हम उन्हें इसमें लिखते नहीं हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी टेंस आता है या और कोई भी टेंस की सहायक क्रिया आती है उसमें हम इन्हें लिखते हैं, लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया आती है तो इन्हें हम उत्तर के प्लेटफॉर्म में लिखते नहीं हैं। ओके डियर्स, ये आपके कुछ यहाँ रूल्स हैं। और इसके अलावा भी ये आपका थोड़ा टॉपिक बड़ा है, हालांकि इस टॉपिक में आपको समय कम लगेगा। टॉपिक आपका बड़ा है लेकिन इस टॉपिक में आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। इसके अलावा और कुछ इसके रूल्स हैं, उन रूल्स के बाद में आपको कुछ अनसीन पैसेज और 1 2 4 पैसेज आपको तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो ही आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ जाएगी, फिर बाद में इसके टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे अनसीन पैसेज करवाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको टेक्स्ट बुक में से सीन पैसेज करवाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको अनसीन पैसेज का यहाँ कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इनको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख सकते हो। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इनको सीख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है पॉइंट टू पॉइंट ये एक एक शब्द आपको कंप्लीट रखना है, क्योंकि ये टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगता ऐसे है जैसे कि ये टॉपिक सरल है। ऐसा लगता है सरल है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में से लाइन देख करके उतार देते हैं, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए कारगर नियम है जिन बच्चों के 30, 40, 45, 50, 60 अंक तक आते हैं। लेकिन अंक जहाँ बढ़ते हैं, जहाँ 70, 80, 90 अबव 90 से 80 से ऊपर अंक जाते हैं, तो इस तरीके से आपके जो अंक दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो फिर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट इनको सीखना है। और इसी के साथ आज की यहाँ क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ, आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।